नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी के बीच में एडिटोरिया बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज़ जो कि सेट नंबर 9 में लेके आया हूं। आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, फ्रेंडों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों तक इसको शेयर अवश्य करें। चलिए आज के पहले प्रश्न की, और साथ ही साथ जिस भी फ्रेंड्स का सवाल ये था कि हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग पीडीएफ ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिए केओके द की ऑफ नॉलेज चैनल। यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों कहीं से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक और फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करें। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से मुझे और मेरे पूरे टीम को एक मोटिवेशन मिलता है। कोशिश कीजिए कि आप लोग इसे अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए आप लोगों का क्या है। ये टेस्ट सीरीज चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर करने का कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा। चलिए आज का पहला ही प्रश्न आपका पॉलिटी से है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। ये पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में जो है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और साथ ही साथ आपका आंसर होने वाला है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, जिसको 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। इसी के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन, सेकेंड भी पॉलिटी से ही प्रश्न है। एडिटोरिया जो कि बहुत ही बेहतरीन सेट करता है। आई होप कि आपको ये सेशन सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सुमेलित हैं, ये पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, विधि के शासक, पहला दिया हुआ विधिक का शासन, अमेरिका संविधान बिल्कुल नहीं, ये ब्रिटेन से है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि का शासन। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, ये कनाडा से नहीं लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। क्या चीज़? राष्ट्रीय चुनाव की पद्धति। संसदों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बिल्कुल ये सही है। समानता और बंधुता, ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। आपका आंसर 3 और 4 ये दोनों होने वाला है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 3 और 4 दोनों होगा। चलिए आई होप कि आप लोग सही आंसर कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी आपको सुमेलित करने वाला है। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया जो अगर पूछा जाएगा, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, ये बिल्कुल का बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76, ये भी बिल्कुल सही है। संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना जो होता है वो 85 आर्टिकल्स 85 के तहत है। मतलब आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए का 1, 2 का वी एंड 3 का सी एंड 4 का डी, ऑप्शन एक आपस में बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सारे के सारे अपोजिट साइड में जितने भी हैं उसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी पॉलिटी से ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, विधानसभा की सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। बात करते हैं विधानसभा की। सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग सेंट्रल में बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो उसमें 2 होता है, एक लोकसभा चुनाव, एक होता है राज्यसभा चुनाव। अब यहाँ पे हम लोग राज्य में बात करते हैं। राज्य में यहाँ पे विधानसभा की बात किया जा रहा है, तो राज्य में भी कहीं कहीं 1 होता है, कहीं कहीं 2 होता है। राज्य में एक विधानसभा और एक विधान परिषद होता है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम लोग ने विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है।
विधानसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या है और उसके न्यूनतम संख्या, ये दोनों चीज़ पूछा जा रहा है। तो अधिकतम से अधिकतम संख्या बताना है आपको और न्यूनतम संख्या बताना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। जो विधानसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या अगर बोला जाएगा तो वो 500 है, और न्यूनतम अगर संख्या बोला जाए तो 60 से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम उसका 60 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न एडुटेरिया के द्वारा सेट किया गया है। आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आई होप कि आप लोग इसको लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा में हम लोग का निर्वाचन आयोग जो है, अभी आप लोग कमेंट करके बस इतना बताइए अभी जो एग्जैक्टली जो इस टाइम में वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। बात कर रहे थे निर्वाचन आयोग के बारे में, तो निर्वाचन आयोग की तो जो निर्वाचन आयोग को हायर करने का काम या इसको आयोग के अध्यक्ष बनाने का जो काम करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके साथ साथ आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। बिल्कुल सही बात है, ये भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। बिल्कुल ये भी सही है। और अभी आप लोगों को एक और कमेंट में करना है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या जो है कितनी है अभी फिलहाल में, और अध्यक्ष के बारे में भी आपको लिखना है। ऐसा कहें तो निर्वाचन आयोग के बारे में आप सर्च और रिसर्च करके आप इजीली कमेंट में आप बता सकते हो। थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के पद धारण कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर ये कहा जाए निर्वाचन आयोग के सदस्य की बात करते हैं तो इसका जो समय पीरियड होता है वो 6 से 65 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें से नहीं होगा, बाकी के सारे आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? अगर पूछा जाएगा, कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन की बात करें तो वो लोकसभा और राज्यसभा की बात करता है। तो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक, जब दोनों सदन से पारित हो जाता है विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है तो किस आर्टिकल के तहत भेजा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। आई होप कि आपको इसका आंसर बहुत ही ईजिली पता होगा। जिसको पता है वो कमेंट करते जाइए। जी हाँ सोनू जी आपका, चलिए सोनू जी ऑप्शन सी कह रहे हैं, आनंद जी ऑप्शन बी कह रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए सोनू जी, जब भी दोनों सदन से कोई भी विधेयक पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति के बाद पास भेजा जाता है तो उस पे जो राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करने के लिए किस आर्टिकल के तहत पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 111 मतलब अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति उस पर सहमति करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आई होप कि आप लोग को ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि संसदीय समितियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता होगा संसद में तो बहुत सारे समिति होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तो ये सब सारे के सारे समिति होते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार
आप रिसर्च ज़रूर कीजिए। हम सभी फ्रेंड्स को बोलते हैं कि जब भी आप लोग कुछ कीजिए तो क्या कीजिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन को आप लोगों को हम रिसर्च करने के लिए बोलते हैं तो आप लोग उस पर एक बारीकी तरीके से आप लोग रिसर्च बिल्कुल कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को बेहतर ढंग से रिसर्च करके लिखते हो तो आई होप कि उस चीज़ में आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप किसी भी मतलब उस टॉपिक से किसी भी प्रश्न को आप बेहतरीन से सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि आपको जो भी चीज़ को, जो भी आपके क्वेश्चन को या जो भी चीज़ को आपको सर्च करने के लिए भेजा जाए तो आप लोग अवश्य उसको सर्च कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए ज़रूर। चलिए क्या लिखा हुआ है, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़ते जाते हैं। ऑप्शन क्या लिखा हुआ, यह समिति कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग का प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, जो एक और समिति है, और उसके साथ ही साथ ये ऑप्शन बिल्कुल है कि समिति लोक संसद में जितने भी कानून बनते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए इसका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत। बिल्कुल नहीं, समितियां सदन के पहले मतलब बाद में भी ये कार्यरत रहती है। ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही है। और सारा का सारा सही वाला ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ, ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है। ये समितियां जो है सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आई होप कि इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। तो अनुसूची आप लोगों को पता है कि मूल संविधान में अनुसूची की बात करें तो वो नंबर ऑफ मूल अनुसूची तो वो कितना है, 8 गो था। और अभी जो है अभी जो वर्तमान संविधान में अनुसूची की बात करें तो वो टोटल कितना है, 12 अनुसूची है। इतना चीज़ आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। और ख़ास कर अनुसूची को बारीकी से आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग अनुसूची से ही अनुच्छेद को क्या करते हैं, रिलेट करके याद करते हैं और साथ ही साथ भाग को भी समझने का कोशिश करते हैं। जब आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसके साथ ही साथ अनुसूचियों को भी देखते हुए चलते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे बेहतरीन, अगर आप लोग जितना आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जा रहा है, अगर आप लोग इसको अच्छे से करते जाओगे, आई होप कि आपको पॉलिटी से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा है ये। अगर कोई भी यूपीएससी स्टूडेंट हो या बीपीएससी के कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए ये थोड़ा सा तो टफ लगेगा ही लगेगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन को अगर ये अच्छे से अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। सबसे पहली बात करते हैं तो हम देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो दूसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में तो हम लोग जानते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। लेकिन दूसरी अनुसूची की बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात किया गया है इसमें। बिल्कुल सही है ये। तीसरी अनुसूची की बात करें तो वो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बात किया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करें तो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो होता है उसकी बात की गई है। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। बिल्कुल एक ऑप्शन जो है पांचवें अनुसूची में जब बात करें तो वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नहीं है। ये छठे अनुसूचियों की बात, छठे अनुसूची में इसको रिलेट किया गया है। अगर आप पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची नॉर्मल जो है, ये इससे पहले चौथी अनुसूचियों में जो केंद्र शासित राज्य में प्रतिनिधित्व जो था उसके बारे में चर्चा था। लेकिन पांचवी अनुसूचियों में राज्य के विषय में, ठीक है, गुड। पांचवी अनुसूची की बात करते तो पांचवी अनुसूची में जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति है, इसके जो प्रशासनिक है, प्रशासन के बारे में जो प्रावधान या कह सकते हैं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है वो पांचवें अनुसूची में है। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन जो है ये छठा अनुसूची में। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। आई होप कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको करते हुए निकलते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है,
सबसे पहले, संसद के दोनों सदनों में की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। देखिए, अगर संसद की दोनों सदन मतलब संयुक्त बैठक की जब बात करें तो आर्टिकल्स 108 आ जाएगा। तो 108 के तहत संयुक्त बैठक के दौरान कह रहा है कि जब लोकसभा अध्यक्ष उस समय अनुपस्थित रहे तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक के तहत अनुपस्थित रहे तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो इस बैठक की क्या करेगी, अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, साथ ही साथ अगर बात करें आर्टिकल्स 108 की, इसमें संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। आप लोग आर्टिकल्स 108 को ना भूलिएगा क्योंकि ये जो है संयुक्त बैठक को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के बीच में। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के प्रश्न सारे की मतलब 10 प्रश्न लिया गया है हिस्ट्री से, उसको भी आप लोग बारीकी से देखिएगा क्या है। सबसे पहला पूछ दिया गया है सिंधु सभ्यता। हम जो भी फ्रेंड्स हैं वो सिंधु सभ्यता को जाके बारीकी से पढ़िए, आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज वहाँ से होगा और आने वाले एग्जाम में या आने वाले टेस्ट सीरीज में कहीं भी सिंधु सभ्यता से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक वीडियो भी बना दिया गया है, आप उस पर जाके इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता संबंधित अगर पूछा जा रहा है तो सिंधु सभ्यता के संबंधित पूछा जा रहा है तो सिंधु सभ्यता जो था वो आर्ध ऐतिहासिक युग से रिलेटेड करता था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, सूची 1 सूची 2 मतलब वैदिक नदी, मतलब पुराने में जो वेद में जो नदी का नाम था और अभी जो वर्तमान उसका नाम है उसको मिलाने के लिए कहा जा रहा है। तो वैदिक नदी की बात करें तो कुंभा को मतलब कुंभा पहले वैदिक नदी था कुंभा, अभी जो वर्तमान में उसका नाम काबुल है। कुंभा को काबुल, आधुनिक नाम जो नदी का है वो काबुल है। पुरुषनी का ये अभी का वर्तमान नाम अगर पूछा जाएगा पुरुषनी का तो वो रावी है। सदानीरा का पूछा जाएगा तो ये गंडक है। सतुद्री का पूछा जाएगा तो ये सतलज है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 2314 मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न को बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा। आई होप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हो, जो कि इजीली आपको रिमेंबर करने में कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म से एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ। बौद्ध ग्रंथ एवं उसके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे गलत की चर्चा की गई है। तो ग्रंथ और रचनाकार यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जब भी आपको अगर पूछा जा रहा है रचनाकार तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले मतलब बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में बहुत सारे ग्रंथ का क्या हुआ, रचना हुआ, जिसमें से हम लोग पढ़ते हैं मिलिंद पुनर्स्तर जो कि नागसेन के द्वारा लिखा गया था, मालविका अग्निमित्रम जो नागार्जुन का था, तो ये सब अभिधम कोश ये वसुवंत का था, और वसुदुर्गमग्न जो था ये अश्वघोष का नहीं था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। आप लोग अश्वघोष के बहुत सारे पुस्तक थे, आप लोग अश्वघोष के जो पुस्तक है उसके बारे में आप लोग कमेंट करके अवश्य अभी का अभी तुरंत बताइए आप लोग। तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के बीच आया है। ये भी मॉडर्न नहीं कह सकते, ये मेडिएवल हिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना है। मतलब किस विद्वान का मानना था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जो कि छोटा प्रश्न एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप लोग छोटे प्रश्न पे ज़्यादा करके ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी, अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो आप लोगों को पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो नॉर्मल ये बाजार नियंत्रण को एक बाजार नियंत्रण वाली पहली प्रणाली, बाजार नियंत्रण की पहली प्रणाली लाने वाला कौन शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना, ये किस विद्वान का मानना था। तो सीधा ये प्रश्न आपको याद रहना चाहिए, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये मानना था कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण लाया गया वो हिंदुओं को सजा देना था। ये
ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीधा ये सब प्रश्न आप लोग को रिमेंबर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी और चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था और कौन सा विद्रोह बाद में हुआ था। ये भी आप लोगों को कमेंट में करना है। और विद्रोह के बारे में सारे के सारे प्रश्न को आप लोग को अभी के अभी जाके आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि विद्रोह से एक न एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो उसको जाके आप लोग ज़रूर इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है बंगाल का सिपाही विद्रोह, जो बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था नॉर्मल, इसमें कह रहा है कि कौन सा पहले हुआ था, यही पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह ही हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह और कोल का विद्रोह ये बंगाल के सिपाही विद्रोह के बाद हुआ था। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए कि बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है। टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाक से। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था? यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है। इसको षड्यंत्र पढ़ा जाता है, वैसे षड्यंत्र है। आप लोग माइंड में जो भी नॉर्मल है उसको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो किस अंग्रेज़ ने बोला था ऐसा कि हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र है? तो आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो टेलर और ऑट्रम ने बोला था कि ये हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जा रहा है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड था इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। तो आप लोग कमेंट फटाक फटाक कीजिए। तो याद रखिएगा 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसी को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना, उसमें जो मिंटो था उसी को माना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। मद्रास महाजनसभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये पूछा जा रहा है नहीं है थे, तो ये कह रहा है मद्रास महाजनसभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सम्मिलित कौन कौन थे? जी सुब्रमण्यम भी था, पी आनंद चार्लू भी थे, बी राघवाचार्य भी थे। लेकिन इसमें सम्मिलित कौन नहीं थे? ये एम.जी. रनाडे जो थे ये मद्रास महाजन सभा में सम्मिलित बिल्कुल नहीं थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया आनंद जी, आप लोग लगे रहिए। और साथ ही साथ देखिए भाई साहब, ये प्यार मोहब्बत करने के लिए ये यहाँ पे नहीं है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते जाइए, समझ गए हैं? फिर बाद में ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के बाद एक चौड़ी चौड़ा घटना हो गया था। पहले फीमेल फिर मेल, याद रखिए चौड़ी चौड़ा घटना हो गया था, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा महात्मा गांधी को। और उसी में महात्मा गांधी बोले थे ये असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी भूल बताई गई। तो ऑप्शन ए जो भी मारे हैं उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अगर किसी को अगर पता है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। फिरोजपुर में जो है भगत सिंह का स्मारक स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासन ने भाग लिया था? फिर से अलाउद्दीन के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक बार क्या कीजिए, दिल्ली सल्तनत उल्टाइए और अलाउद्दीन खिलजी को एकदम से ख़त्म कर दीजिए, मतलब पढ़ के हटा दीजिए उसको, जो कि क्योंकि एक एक टॉपिक आप मेडिएवल से भी कंप्लीट करते जाओगे तो आई होप कि उससे एक पॉजिटिव फीडबैक आएगा और साथ ही साथ आपका मेडिएवल में भी पकड़ अच्छा बनते जाएगा। इसीलिए दिल्ली सल्तनत उठाइए और उसको जाके ख़त्म कर दीजिए। और देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? बिहार का प्रश्न है इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसमें बिहार के जो शासक है, जिसको पता है वो कमेंट फटाक फटाक करते जाइए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के ओर से भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है।
पटना के प्रथम, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। लिखा हुआ है पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर, मजिस्ट्रेट पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं किस किस को पता है इसके बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन जो डी मारे होंगे, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो है ये पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, याद रखिएगा, सीधा ग्रांट याद रखिए ना, सीधा ग्रांट ऐसे करके। मजिस्ट्रेट कौन था? ग्रांट था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू काला सागर और मणिमरा सागर को जोड़ता है। तो कौन सा जलडमरू है जो काला सागर और मणिमरा सागर दोनों को जोड़ने का काम करता है। आई होप कि आप लोगों को, अब हम ज्योग्राफी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में ये पूछा जा रहा है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। और हम तो बस इतना ही जानते हैं कि ज्योग्राफी समझने वाला चीज़ है, रटने वाला बिल्कुल चीज़ नहीं है। इसीलिए आप जिसको मैप पे अगर बेहतर पकड़ है वो ईजिली ये सब प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जाइए मैप पे अच्छी पकड़ बनाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जलडमरू मठ काला सागर और मणिमरा सागर को जोड़ने का काम करता है। इसमें से बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग कौन होगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा, जो बास्पोरस जलडमरू मठ मारे होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो आप लोगों को पता है कि गोलार्ध का जो बड़ा दिन और छोटा दिन, तो ये दोनों को आपको आंसर करना है कमेंट में, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आप लोग पहले कीजिए। कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर पूछा जा रहा है, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे, 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए, दिन बड़ा दिन कहे तो मतलब वहाँ पे सन का रोशनी, मतलब दिन जो है रात से बड़ा होता है, ऐसे समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो समांतर भ्रांश के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न ज्योग्राफी का। कह रहे हैं कि दो समांतर भ्रांश अगर जब भी होगा, उसके जो उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। कमेंट करते जाइए आप लोग। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत उसको कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दोमट मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, ऑप्शन देखिए आप लोग फटाफट, जो बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम हो, उसी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन बी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए भाई साहब, रटने वाला प्रश्न यहाँ पे आपके साथ नहीं है, जो भी पढ़े होंगे उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न है, दिमाग घुमा देने वाला प्रश्न सब है। इसीलिए कोशिश कीजिए आप लोग जो टॉपिक दिया जाए उसको बेहतर ढंग से पढ़ के आने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे और देखते हैं। हाँ सोनू जी, ये आप लोग क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको कम से कम कंप्लीट करके रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे, कौन सा सुमेलित नहीं है। पवन पूछा जा रहा है और देश पूछा जा रहा है। कह रहा है कि कौन से देश में कौन सा पवन बहता है। अभी तक हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी चल रहे हैं। क्वेश्चन को अगर समझने का तरीका है तो सबसे पहले आप ये सोचिए ये प्रश्न कहाँ से है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, सबसे पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है कि पवन और देश, कह रहा है कि ये पवन कहाँ से है, ये देश मतलब कौन सा पवन किस देश में है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले सेंटा एना, याद रखिए सेंटा एना कैलिफोर्निया की पवन है, बिल्कुल सही बात है। सेंटा एना जो है ये कैलिफोर्निया की पवन है। हबूब की बात करें तो ये सूडान की पवन है। उसके बाद यामो की बात करें तो जापान की पवन है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मिस्ट्रल की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल पवन नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का मिस्ट्रल नहीं है। आप लोग अभी जस्ट कमेंट कीजिए, फटाक जाइए गूगल, 1 मिनट आप लोग पॉज कीजिए और जाके देखिए कि मिस्ट्रल पवन किस और कैसे बहती है और कहाँ बहती है, इसको सर्च कीजिए एनी हो अभी के अभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देश और मुद्रा, मतलब कह रहा है कि कंट्री और उसके करेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो बहरीन का दिनार, ये बिल्कुल सही बात है। मंगोलिया का तुगरिक, ये भी सही है।
मलेशिया का रिंगिट, ये भी बिल्कुल सही है। इज़राइल का जब भी बात करें तो हम लोग को पता है कि इज़राइल और अभी किसके बीच में, तो फ़िलिस्तीन के बीच में अभी झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है, मारकाट मचल है। तो इज़राइल का पूछा जा रहा है यहाँ पे मुद्रा क्या है, तो इज़राइल का मुद्रा इज़राइली डॉलर के रूप में यहाँ पे नॉर्मल एक ये वर्ड आ जाता है। फिर दूसरा अगर पूछा जाए तो इसका थोड़ा सा सर्च करके आप लोग ज़रूर देखिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें से सुमेलित जो है इज़राइल का डॉलर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसके उद्गम स्थल है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ऑप्शन सी कैलाश हिमानी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये है खदान जिसको हम लोग कहते हैं, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। खेतरी अगर पूछा जाएगा तो ये तांबा के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है, एक का एक। नवेली अगर पूछा जाएगा तो ये नवेली जो है, ये नवेली में क्या होता है, ये यहाँ पे नवेली में लिग्नाइट होता है, नवेली में क्या, लिग्नाइट। और जादूगोड़ा जब पूछा जाए तो यहाँ पे यूरेनियम का भंडार है। कुंद्रेमुख जब पूछा जाए तो ये लोहा का भंडार है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, क्या कह रहा है कि कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट फटाक कीजिए। इकोनॉमिक्स में हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स। कह रहा है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उपयुक्त में से सभी। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे ये नहीं आते हैं, बाकी सारे के सारे गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। कौन कौन, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, ये दोनों जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इसमें से किसने गरीब निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो ये कह रहा है कि जो गरीब निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो स्वयं सेवा समूह का विचार पूछा जा रहा है कि ये किसने दिया था गरीब निवारण के लिए। क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से पढ़िए, इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में दिमाग लगाना पड़ता है। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी आज आप लोगों का नम्मा सेट चल रहा है, अगर अभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ तो कहीं ना कहीं आप घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, ये स्वयं सेवा समूह के विचार के रूप में गरीब निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में किसने ये विचार दिया था स्वयं सेवा समूह का, ये पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन मारे होंगे मोहम्मद यूनुस, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, स्वयं सेवा समूह के जो विचार दिए हुए थे वो मोहम्मद यूनुस दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था, प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था की जाती है। मध्याह्न भोजन कहे तो क्या चीज़, देखते हैं ना सरकारी स्कूल वगैरह सब में क्या होता है, 12 बजने के बाद मतलब या टिफ़िन होने के बाद वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, भोजन करवाया जाता है हर एक बच्चे को, उसी को कहा जाता है मध्याह्न भोजन। और आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब आया था, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए। और कल के क्लास में आप लोगों को अवश्य बताया जाएगा, इसके बारे में फुल डिटेल बताया जाएगा। अभी तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, तो नॉर्मल आप लोग रिसर्च नहीं कर पाइएगा इस पर। अगर रिसर्च कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा अनुभव होगा और आपको इस पर ज़्यादा पकड़ बनेगी। इसीलिए कोशिश कीजिए मध्याह्न भोजन के बारे में आप लोग फुल डिटेल पता कीजिए। कह रहा है कि किसके द्वारा प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पे की जाती है ये पूछा जा रहा है, तो वित्तीय व्यवस्था प्रबंधन ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन हेतु प्रावधान और तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इसको भूलिएगा नहीं, सीधा आपके प्रश्न क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में ये प्रश्न सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि जो है मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रावधान, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है,
समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। किसके बारे में? समन्वित बाल विकास परियोजना के बारे में। याद रखिएगा, बाल विकास परियोजना के बारे में ये कह रहा है। तो देखिए, पूरक पोषण, टीकाकरण, फिर उसके बाद लिखा हुआ है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ये तो पूरक पोषण बिल्कुल है। टीकाकरण भी बाल विकास परियोजना के तहत ही आता है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के तहत ही आता है। और परिवार बिल्कुल नहीं, परिवार नियोजन बाल विकास परियोजना के तहत नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है। आपसे पूछा जाएगा बाल विकास परियोजना के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो पूरक उसको पोषण चाहिए। पोषण एज अ लाइक अ न्यूट्रिशन, you know that what is nutrition? Nutrition is a proper diets in daily habitats। तो पूरक पोषण हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा हो जाएगा। ये तीनों के तीनों बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आता है। इस आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास के बारे में पूछा जा रहा है। तो सामुदायिक विकास, और हम लोग मनाते भी हैं उस समय शांति दिवस के रूप में। शांति दिवस तो महात्मा गांधी के जन्म भी उसी दिन हुआ था। इसीलिए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करके देखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता क्या है। ये थोड़ा सा जाके आप लोग अभी के अभी आप एक नोट बनाते जाइए, और जो जो टॉपिक पे आपको रिसर्च करने बोला जा रहा है उसको रिसर्च कीजिए हमसे आज, और कमेंट अवश्य कीजिए। कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को आप एक बार रिसर्च करके अच्छे से लिख लेते हो तो वो आपको परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए जो भी वर्ड देते हैं या कोई भी टॉपिक देते हैं उसको रिसर्च करके अवश्य लिखा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? काली क्रांति, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। काली क्रांति से पूछा जा रहा है। तो काली क्रांति संबंधित है, तो सीधी सी बात है, काली क्रांति कच्चे तेल उत्पाद से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, सीधा याद रखना पड़ेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत के स्थान पूछा जा रहा है। तो भारत के स्थान 111वां स्थान था, भारत का स्थान था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रासायनिक क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? अब भाई साहब, सबको पता तो होगा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसको किसको किया गया, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ ये दिया कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे नहीं किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, पहले आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिए, देखते हैं कितना को याद है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग नोबेल पुरस्कार पे ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा चुका है। आप लोग उसको जाके ट्रिक के आधार पे आप लोग को किया गया है, आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हो। चलिए, इसमें देखिए रासायनिक पुरस्कार किसको किसको मिला था। सबसे पहले देखिए 2023 में किसको किसको दिया गया था। लुई ब्रस को भी दिया गया था, ब्रूस को भी दिया गया था, फिर उसके बाद मोगी जी बॉडी को भी दिया गया था, फिर एलेक्सी एल एकिमोव को भी दिया गया था, लेकिन डू विसमैन को नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डू विसमैन को मतलब रासायनिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, डू विसमैन को मेडिकल क्षेत्र में दिया गया था। मतलब कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे भौतिक, रसायन और मेडिकल के क्षेत्र में डू विसमैन को दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ। अब बात करते हैं गेम की, बात करते हैं खेल परिदृश्य में हम लोग आ चुके हैं। तो गेम किसको किसको पसंद है खेलना, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और गेम देखना किस किस को पसंद है। आई होप कि आप लोग को सबको क्रिकेट वगैरह सब, एशियन गेम वगैरह सब देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्किल में जितना भी है उसको तो गेम खेलने में, भाई साहब क्रिकेट जब आप मैच स्टार्ट होता है तो उसको देखने में ही बिता देता है पूरा भर दिन। तो आप लोग आई होप कि खेल से संबंधित सारे प्रश्न का आंसर अवश्य कीजिएगा, जो खेल देखते होंगे या सुनते भी होंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। एशियन गेम 2023 में, एशियन गेम की बात किया जा रहा है। एशियन गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है, ये पूछा जा रहा है।
तो एशियन गेम 2023 जो हुआ उसमें भारत ने पहला स्वर्ण पदक पूछा जा रहा है, किस खेल में जीता। जो भी फ्रेंड्स आप लोग ए मारे होंगे शूटिंग, वो बिल्कुल सही है। शूटिंग में एशियन गेम में पहला स्वर्ण पदक भारत जीत के लाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, बीपीएससी 69 में भी पूछा गया है, और संभावना है कि बिहार के हर एक एग्ज़ाम में पूछने की भी संभावना है। क्या लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेलित भाषा दिवस, सांकेतिक नहीं, यहाँ तिक होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा गया, सांकेतिक भाषा के दिवस, टाइप रॉन्ग गलत किया गया है, आप लोग घबराइए मत, ये सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स 23 सितंबर मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन चर्चा बजट भाषण, तो इस बार के बजट तो आप लोग सुने ही होंगे, तो नॉर्मल आप लोग के क्वेश्चन पूछा जा रहा है बजट भाषण से 2024-25 में की गई थी। कह रहा है कि जो बजट भाषण 2024-25 में की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या था, पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिलना, बिल्कुल सही बात है, जितने भी फेरी वाला है उसको 78 लाख पीएम स्वनिधि के तहत दिया जाएगा, मतलब सभी को जोड़ के कह रहा है। सेकेंड क्या कह रहा है, पीएम जन मन योजना कमजोर आदिवासी समूह पर फोकस, बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा ये योजना सब याद रखिएगा सबसे ज़्यादा, पीएम जनमन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, तो पीएम स्वनिधि की योजना फेरी वाला सबके लिए, पीएम जनमन योजना आदिवासी समूह पर फोकस के लिए, तो याद रखिएगा पीएम जनमन योजना आदिवासी समूह पर फोकस के लिए। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते तो 18 व्यवसायियों, उसमें टोटल पूरा व्यवसाय नहीं, 18 उसमें से गिना चुना व्यवसाय है, उससे जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों का मदद मिल रही है, उसके तहत पीएम विश्वकर्मा योजना, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है इस बार के बजट भाषण 2024-25 में कहा गया है या भाषण दिया गया या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जितना भी आए उसको एक बार बारीकी से देखते हुए चलना है, क्योंकि ये जितने भी आपको प्रश्न हम करवा रहे हैं किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो कोई अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है उससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके पास आया है कि आने वाला एग्ज़ाम में अगर आपको उस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका क्या कीजिएगा, आंसर कर पाइएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में पूछा जा रहा है किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो अपना बिहार के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान कौन सा देश का है, तो सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान फिनलैंड का, ऑप्शन ए, इस सबको सीधा याद रखिए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया, करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग करंट को भी हल्के में मत लीजिएगा, करंट से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो करंट एक समझ लीजिए सब्जेक्ट, और उसको पर डे कम से कम एक 1 मंथ करके पढ़ते रहिए, और खासकर जो भी फ्रेंड्स प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, PD पढ़ते हैं, उसके लिए तो करंट कहीं से छूटने वाला नहीं है। और आप लोगों को PD का मतलब आने वाला सेशन में आई होप कि आप लोग को PD का भी करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, एक वेल रिसर्च नोट प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए, इस परिवार से जुड़िए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया, तो जो भी फ्रेंड दावोस मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की गई थी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जा रहा है, रूप में किसे नामित किया गया है, तो वो हमारे किंग खान शाहरुख खान को जो है ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
नामित किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल, याद रखिए साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो साथी पोर्टल के बारे में पूछा जा रहा है। तो साथी पोर्टल को कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो भूपेन हजारी तो आप लोग एक बार कमेंट करके बोलिए, थोड़ा सा माइंड से निकल गया कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हो? वे वांगथुओंग, याद रखिए वे वांगथुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वे वांगथुओंग जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन आपका सी आपका बिल्कुल सही होगा, वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। तो वह से याद रखिए, वह से वियतनाम, वह से वे वांग, सीधी सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? संविधान वनावरण प्रतिशत वाला सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वो 2030 तक रखा गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? ध्यान से देखिएगा, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, योग फॉर चिल्ड्रेन के लेखक रूपा पाई है। कौन है? रूपा पाई द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 21वीं एशियाई गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो सीधी सी बात है, एशियाई गेम पूछा जा रहा है तो वो कहाँ किया गया? तो कतर में किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? अब फिजिक्स से प्रश्न आ गया फ्रेंड्स। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये कह रहा है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, परावर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा इतना चीज़, परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया? जो एसआई पद्धति में टोटल 7 मूल मात्रक को स्वीकार किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने के का प्रकृति सूचक क्या है? तो या लिटमस के द्वारा भी, हल्दी के द्वारा भी, वनीला के द्वारा भी, लौंग के, मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ये केमिस्ट्री से प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइबर ऑप्टिक्स, आप लोग जानते हैं ना, हम लोग जो अभी नेट यूज़ कर पाते हैं यही फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से। कह रहा है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो अपवर्तन मत मारिएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही साथ हमेशा याद रखिएगा, ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है जिसके माध्यम से हम लोग अभी नेट यूज़ कर पाते हैं, नेटवर्क हम लोग को मिल पाता है, ये सब सारे के सारे फाइबर ऑप्टिक के सिद्धांत, मतलब फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से ही हम लोग इतना चीज़ कर पा रहे हैं, हम लोग आप लोग एक साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं इसी के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में जो लाए जाने वाले पदार्थ हैं वो हैं, तो कौन सा है? जिंक ऑक्साइड है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया नवीन जी, लगे रहिए आप लोग। यहाँ पे आप लोग सेट मारने आए हैं कि क्या करने आए हैं, सबसे पहले ये बताइए आप। जी शिवम जी, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग दिए गए हेल्पलाइन पे आप लोग कॉल करके आप लोग सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा? मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? मेढक के संबंध में पूछा जा रहा है। तो मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य पूछा जा रहा है, मतलब गलत। त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल मेढक त्वचा से सांस लेता है। शीत रक्त प्राणी है, बिल्कुल शीत रक्त प्राणी है।
कायांतर में आंत बड़ी हो जाए, बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ऑप्शन सी आपका गलत है। फिर ये उभयचर वर्ग का होता है, मतलब पानी में भी रह सकता है, ज़मीन के अंदर भी रह सकता है, ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है, इसीलिए इसे उभयचर वर्ग कहते हैं। जिसको भी उभयचर वर्ग के बारे में नहीं पता है, तो जो भी तीनों जगह पे रह सकता है, पानी में भी और ज़मीन पे भी, उसको कहते हैं उभयचर वर्ग। मेढक ऐसा है, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से है? तो मच्छर भगाने वाली दवाइयों में जो सक्रिय रूप से रसायन है वो कौन सा है? तो याद रखिए एलिथ्रीन है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी एलिथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है, एलिथ्रीन। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का जो मान होता है वो 10,000 किग्रा CO2 होता है। कितना होता है? सॉरी, 1,000 किग्रा CO2 होता है, नॉट कि 10,000 किग्रा, 1,000 किग्रा CO2 होता है कार्बन क्रेडिट का मान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, मानव शरीर के भार का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा ऑक्सीजन है? तो अब आप लोग अपने शरीर में ही बताइए, जो बॉडी को बहुत अच्छे से डिहाइड्रेट करके रखता है, डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट करके रखना, तो उसमें बताइए शरीर में जो कुल कितने हिस्सा ऑक्सीजन होता है वो पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे ऑप्शन डी 65%, वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नहीं है ना, तो देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम आतिशबाजी के रूप में बिल्कुल सही है। मैग्नीज ये फर्टिलाइज़र में मैग्नीज मिलाया जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में, बिल्कुल, जो फिलामेंट जो जलता है वो जो होता है टंगस्टन का ही बनाता है। तो तांबा गैल्वेनिकरण, बिल्कुल नहीं, जास्ता गैल्वेनिकरण होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी के रूप में, आतिशबाजी देखते हैं ना, ऊपर में जाके लाल येलो करके जो कलर बिखेरता है, तो वो मैग्नीशियम का ही है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीज जो है फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? मतलब बताइए फास्फोरस का ऐसा कौन सा अप्रूफ है? तो फास्फोरस का दो अप्रूफ, दो नहीं 3 अप्रूफ नॉर्मल है। एक हम लोग तो 2 अप्रूफ नॉर्मल पढ़े हुए हैं, एक लाल फास्फोरस, एक श्वेत फास्फोरस होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस का कौन सा अप्रूफ अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारे होंगे, श्वेत फास्फोरस ही है जो स्वतः जल में जो है अंधेरे एवं वायु में जलने लगता है। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में सुने हुए हैं ना, अभी सुनने में आ रहा होगा कि मतलब बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे कि ताजमहल जो है धीरे धीरे काला पड़ते जा रहा है, तो वो अम्लीय वर्षा की वजह से ही काला पड़ते जाता है, क्योंकि उससे जो निकलने वाला जो रासायनिक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल जो गिरता है वो संगमरमर को क्या करते जा रहा है, ब्लैक करते जा रहा है, इसीलिए ताजमहल धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, काला होते जा रहा है। तो H2SO4 सबसे अधिक इससे निकलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सा गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है कि जो गैस है वो किसकी मात्रा प्रभावित नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे गैस भी ले जा रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन लेते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारा गैस होता है उसको भी लेते हैं। तो याद रखिएगा इतना चीज़। और छोड़ने के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है छोड़ने के वक्त? तो याद रखिएगा जो हम नाइट्रोजन लिए हैं ना, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है नाइट्रोजन पे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी? तो जो भी पढ़े हुए होंगे, तो जिसको रटा हुआ होगा, ये रटने वाला ही प्रश्न था आप लोग, और जिसको समझा हुआ होगा वो तो बेहतर ढंग से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, एस्टिफिस जो है सबसे छोटी बॉन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? इसको रट जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो इसमें सोडियम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये टोटल मिलाया हुआ रहता है। NaOH कास्टिक सोडा का फॉर्म होता है, NaOH, सीधा रट जाइएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, भारी पूछा जा रहा है,
सबसे भारी प्राकृतिक तत्व ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आपको छांटना है। देखिए क्या लिखा, यूरेनियम, मरकरी, सोना और कैल्शियम। सबसे जो पृथ्वी पर भारी तत्व है वो यूरेनियम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया है कि यूरेनियम के लिए सबसे बेहतर भंडार कौन सा है, मतलब यूरेनियम का भंडार कहाँ है, ये कमेंट में करके अवश्य बताइए। अभी जस्ट आपको पीछे या 1, 2 या 3 क्वेश्चन में हम बताए होंगे मिलान करने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। तना का कह रहा उदाहरण नहीं है। तो आलू एक तना है, गन्ना भी एक तना है, शकरकंद तना नहीं है, क्योंकि शकरकंद जो हचाक से नीचे चल जाए उसको जड़ कहते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा हो उसको तना कहते हैं। तो शकरकंद हचाक से नीचे चल जाता है, ये जड़ है। लेकिन आलू, गन्ना, अदरक ये सब क्या है, तना का पार्ट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अभाजन्य रोग, याद रखिए अभाजन्य रोग किससे होता है। तो अभाजन्य रोग जो है वो किससे होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है अभाजन्य रोग, जब आपके शरीर में पोषण तत्व का अभाव हो जाता है, मतलब आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, तो इसके वजह से आपको अभावजन्य रोग हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मलेरिया से पूछा जा रहा है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मलेरिया में क्या होता है पता है, मलेरिया में जो हम लोग पीलिया को तो कहा जाता है कि वहाँ पे क्या हो, मतलब मरा हुआ ब्लड का कब्रगाह भी कहा जाता है पीलिया को। तो वो पीलिया में मरा हुआ ब्लड जो है वो दूषित हो जाता है, तो वही चीज़ क्या होने लगता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, हम लोग को मलेरिया हो जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को सीधा याद रखिए, मलेरिया, पीलिया। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, ये तंतु के फॉर्म में आता है। एक होता है संश्लेषित तंतु, प्राकृतिक तंतु, और एक असंश्लेषित तंतु। तो ये तंतु जो है जिसमें कह रहा है कि वस्त्र निर्माण में जो प्रयोग आता है, तो याद रखिए वो संश्लेषित तंतु होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो एक इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है, टर्नर सिंड्रोम भी अनुवांशिक रोग है, वर्णांगता भी अनुवांशिक रोग है, लेकिन एक अनुवांशिक रोग डेमेशिया एक अनुवांशिक रोग नहीं है। तो डेमेशिया एक अनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है, सीधी सी बात है, चावल वावल खाते हैं ना जी, तो चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में, जो कि इंस्टेंट ऊर्जा देता है। कहते हैं ना तुरंत खाएं तुरंत बनाने लगते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट में चावल होता है सर। इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, जो मुख्य ऊर्जा के रूप में प्रदान होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा गैस मिला हुआ रहता है, तो अश्रु गैस में अमोनियम मिला हुआ रहता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो देखते हैं ना, कभी अभी जो किसान सब पे जो अश्रु गैस बरसाया जाता है तो उसमें अमोनियम गैस मिलाया हुआ रहता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है। तो सीधी सी बात है, जब ये ग्लाइकोजोन्स में परिवर्तित होकर ये भंडारित कहाँ करेगा, यकृत में करेगा। कहते हैं ना कि वो इतना ग्लूकोज खा लिया, इतना चीज फैट उसका बढ़ गया, यकृत में प्रॉब्लम होने लगा है। तो वही चीज़ है, ग्लाइकोजोन में परिवर्तित होकर वो यकृत में जाके, लीवर का नाम सुने हैं ना, तो यकृत में जाके ये भंडारित रहता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, आज का लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये वायरस की वजह से है। आई होप कि इसमें से जितने भी फ्रेंड हम लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको सभी को पता होगा, और साथ ही साथ जो भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं वो एक बार लाइक और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में पूछा जा रहा है।
निम्नलिखित में से किस कारण की वजह से ये रोग होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को ये तो पता होगा कि H9N2 इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो बर्ड फ्लू के द्वारा होता है। याद रखिएगा, इसका कारण एक ही है, बर्ड फ्लू। बर्ड देखते होंगे ना, कभी कभी बर्ड फ्लू हो जाता है। तो अभी पटना की स्थिति ऐसा था कि कुछ दिन समय पहले बर्ड फ्लू हो गया था। जो चिकन 200 रुपया केजी बिकता था वो 150 रुपया केजी बेच के हटाया। तो इसीलिए ये सब बढ़िया से एक बार जांच पड़ताल कर लीजिएगा, तब जाके मुर्गा वगैरह सब खरीदिएगा। तो H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये बर्ड फ्लू का ही रूप है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज़, और आप लोग के डिमांड पे ही मैथ का सीरीज़ बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेके आने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मैं अभी तो वहाँ हूँ नहीं, जिसके वजह से कि आपके पास लगातार नहीं जा रही है। और उसके साथ ही साथ अभी होली का टाइम चल रहा है, जो कि सब होली में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, और हम भी थोड़ा सा मस्त और व्यस्त हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके पास प्रत्येक दिन एक टॉपिक लेके ज़रूर आएँ, एक वीडियो ज़रूर लेके आएँ। तो आई होप कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप उसके साथ साथ एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी फ्रेंड के साथ कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिए, जो टॉपिक चाहिए उस चीज़ के लिए आपको यहाँ से प्रोवाइड अवश्य करवाया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन टीचर के साथ, आप लोग के साथ हर एक सेक्टर पे बात करने के लिए आऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।